अगर आप सभी को मेरी वॉइस आ रही है तो यस कर दें। वेरी गुड मॉर्निंग। मैं आप सभी का स्वागत भी कर सकता हूं और करूंगा भी। ठीक है, तो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है। परसेंटेज का आज हम अगला सेशन शुरू करने वाले हैं। यहां तक जहां तक भी मैंने आपको परसेंटेज पढ़ाया है वहां तक आपको समझ में आ रहा है ना, ये मुझे आप बताएंगे। अगर कोई इशू है तो आप अपने नोट्स को प्रॉपरली बनाइए, क्योंकि नोट्स पीडीएफ से नहीं दिए जाते और ना ही आप पीडीएफ को पढ़ सकते हो। आप अगर उस नोट्स में अपना दिमाग डालोगे, मेरा लिखाया हुआ लिखोगे, तो ज्यादा अच्छे से आप अपने नोट्स को समझ पाओगे। मैंने पूरा आपको सक्सेसिव भी बताया, सारी चीजें बताई, लाइन ऑफ कंक्लूजन बताया, कल हमने स्टेप सीखे, कल हमने परसेंटेज द्वारा सक्सेसिव लगाना सीखा, कब अच्छा परसेंटेज वाला लगता है, कब बुरा परसेंटेज वाला लगता है, क्या सब चीज होती है, सारी चीजें हमने कल सीखी हैं। ठीक है, अब मैंने कल एक होमवर्क में प्रश्न भी दिया था, वो भी हम डिस्कस करेंगे। देन होमवर्क भी डिस्कस करेंगे। जो मैंने होमवर्क दिया था वो किस किस बच्चे ने बनाया है। हाँ, अभी मैं थोड़े दिन बाद अब आपके होमवर्क्स भी चेक करने वाला हूं, ऐसा भी डांट लगेगी तुम्हारी फिर। ठीक है, ओके। सो जीवन इसी का नाम है, इसलिए शुरुआत हार ना माने, शुरुआत कहीं से भी हो सकती है। इस पड़े हुए बंजर पेड़ के टूटे हुए हिस्से से भी आपका एक नया पेड़ निकल कर आ सकता है। तो आप ये सोचिए कि लाइफ में कुछ भी नामुमकिन नहीं है, बस करने वाला एक छात्र होना चाहिए जो चीजों को अगर बेहतर तरीके से कर पाए तो सिलेक्शन उसका निश्चित है और सुनिश्चित है। आइएगा कल वाला होमवर्क डिस्कस करते हैं। पीडीएफ के थ्रू मैं देखता हूं कि क्या मैंने क्वेश्चन दिया था। क्वेश्चन कुछ यूं था कि 14 सही 2/7% का आपने इंक्रीमेंट दिखाया, 12 सही 1/2% का भी आपने इंक्रीमेंट दिखाया, 11 सही 1/9% का भी आपने इंक्रीमेंट दिखाया। एक्स क्या होगा जिससे कि कलेक्टिवली 25% का लॉस हो जाए। चलिए, तो आप ये जानते हैं सक्सेसिव केस की अगर बात कर रहे हो तो ये सारा सक्सेसिव केस है। 7 से कितना हो जाएगा, ये 1/7 होता है, 7 से 8, ये 8 से 9, ये 9 से 10, ये x से y, और एलओसी 4 से 3, बस खत्म काम। अब जो भी कट रहा है काटिए, 8 से 8 कट गया, 9 से 9 कट गया, 7 क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, ध्यान रखना, बस ये बात याद रखना बस इसमें, क्योंकि x से y जो हो गया वो निकल कर आ जाएगा सर 40 से 21, कितने की कमी, 19 की कमी 40 के रेस्पेक्ट में इंटू 100, 190/40, 190/4, 4 चौके 16, बचे 3, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, 47.5 कमी हो रही है तो कमी आ जाएगी, यानी कि आपका जो ये x होगा वो 47.5% की कमी होगी। आई बात समझ में आप लोगों को? हाँ या ना में जवाब तो दिया करें आप लोग, जिससे आपको भी अच्छा लगेगा और हमें भी अच्छा लगेगा। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हमने सीख लिया कल, सक्सेसिव हमने सीख लिया कल। अब हम आज प्राइस कंजम्पशन पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे जो पुराने कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमने पिछली से पिछली क्लास में किए थे, उसके बिहाफ पर जो मैंने कल का होमवर्क दिया था, हम पहले उसको डिस्कस करेंगे, फिर आज का जो होमवर्क है वो आपको दे दिया जाएगा, फिर आगे की चीजें पढ़ी जाएंगी, और इसी तरह से मेरी क्लासेस चलती हैं। तो आप लोगों को पूरा काम है, आपको क्या करना है आपको पता है। अब देखिए क्वेश्चन आ गया आपके सामने, ए का a% बराबर 196 है, तो ए का a% बराबर 196 है, तो यहां हम ये कह सकते हैं कि ए स्क्वायर बराबर 19600, ए बराबर 140, बी। अगला, ए स्क्वायर का a% बराबर 2197, आप याद करो 2197 में क्या होता है, याद करो जल्दी से। सर ये तो क्यूब होता है, आपने ही लिखाया था। हाँ यार क्यूब तो लिखाया था, तो किसका होता है ये बताओ, 13 का, और 3 जीरो में से 1 जीरो, क्यूब रूट निकाल रहे हैं ना। हाँ, तो अगर क्यूब याद नहीं है तो फटाफट से अब आपको क्यूब लिखवाना है। 10 तक के क्यूब तो सबको याद रहते हैं। 11 का क्यूब क्या होता है, जल्दी जल्दी बताते जाओ, 1331। 12 का क्यूब क्या होता है,
1728। 13 का क्यूब क्या होता है? 2197। 14 का क्यूब क्या होता है? 2744। 15 का क्यूब क्या होता है? 3375। 16 का क्यूब क्या होता है? 496। 17 का क्यूब क्या होता है? 4913। 18 का क्यूब क्या होता है? 5832। 19 का क्यूब क्या होता है? 6859। और 20 का क्यूब क्या होता है? 8000। 21 का क्यूब क्या होता है? 9261। 22 का क्यूब क्या होता है? 10648। 23 का क्यूब क्या होता है? 12167। 24 का क्यूब क्या होता है? 13824। 25 का क्यूब क्या होता है? 15625। 26 का क्यूब क्या होता है? 17576। 27 का क्यूब क्या होता है? 19683। 28 का क्यूब क्या होता है? 21952। 29 का क्यूब क्या होता है? और 30 का क्यूब क्या होता है? ये हो गया 27000। 24389। क्यूब सारे याद होने चाहिए। नहीं याद है तो बस आप लिखिए, बस लिखते लिखते अपने आप याद हो जाएंगे। और यही सब बहुत काम आने वाला है क्लासेस में भी, और आप जानते हैं पेपर में भी। नोट कर लो, जिन्होंने नहीं भी कर रखा है उनके लिए भी, और जिन्होंने कर रखा है बस आपको बस रिवाइज करना है। आपको मैं लिखाता चला जाऊंगा, जब भी कहीं भी उपयोग में आएगा वहां लिख देंगे हम। ठीक है, चलिए आइए। n का m% और m का n%। आपको मैंने पहले भी एक कंसेप्ट बताया था, x का y% क्या बराबर कर सकता हूं क्या? x% ऑफ बाय y। हाँ बिल्कुल कर सकते हो आप। तो आप चाहो तो इनको जोड़ सकते हो, तो 2m का n% भी इसको लिख सकते हो आप, क्योंकि जोड़ दिया। या फिर 2n का m% भी आप लिख सकते हो। तो ऑप्शन में क्या है वो देख लो, ये दोनों ही आंसर हैं। या तो आप ये लिख लो या ये लिख लो, बात बराबर है। तो mn2n नहीं 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 नहीं, ये होगा C, केवल सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, x y से 60% ज्यादा है तो y x से कितना कम है? अगर x y से 60% ज्यादा है तो 60% कितना होता है? 3/5 होता है। अब आप खुद पढ़कर बताओ कि किससे, y से कौन ज्यादा है? x। तो y अगर मैं 5 मान लेता हूं तो x कितना हो जाएगा? 8। क्योंकि x जो है वो y से 60% ज्यादा है, यानी कि 5 से 8। और y x से कितना कम है? 3 कम है। किससे? x से। तो जिसके रेस्पेक्ट में बात हो वो नीचे, तो 37.5, 37.5%। अगला, 1548 का 1/3 258 का कितना प्रतिशत है? तो सबसे पहले आप 1548 लिखेंगे, उसका 1/3 लिखेंगे, तो ये आ रहा है सर 516। 516 किसका? 258 का। 258 नीचे इंटू 100, तो यानी कि आपका डायरेक्ट आंसर आ गया 200%। तो 200% आंसर है सी। क्लियर है ना? बस जिससे क्वेश्चन से पूछो ना भाई, किसका, किससे। आप मेरी बात समझ में आ रही है कि जब कभी भी आपको ये दिक्कत आ रही हो कि नीचे क्या आएगा, तो आप क्वेश्चन से पूछो भाई किसका, किससे, ऐसे पूछो। जैसे मैं यहां पूछता हूं कि 1548 का 1/3 किसका? 258 का। तो 1548 का 1/3 तो 516 हो गया, किसका? 258 का, तो नीचे आ गया। अब x का 8%, x का 8% y के 4% के बराबर है। तो यहां से x और y का जो रेशियो आ रहा है वो 1/2 आ रहा है। तो मैं इसको ऐसे सॉल्व नहीं करूंगा, मैं देखता हूं कि भाई ऐसी बात है तो यहां ऐसा लिखना 2% ऑफ x बराबर y। भाई 4 से काट दिया, 2% भी क्या, 2 रह जाएगा केवल। अब आपको पता है कि यहां पर आपको क्या निकालना है? 20% x का।
तो यहां से हम कह सकते हैं 10% का दोनों तरफ गुणा कर दो। तो x का 20% y के 10% के बराबर। मैंने सिखाया था ना, ये ऐसे ही करना है भाई। हाँ, ऐसे ही करना है। चलिए देखिए, y का 90% x है, x का कितना परसेंट y है? हेलो। सर नमस्ते। हाँ विपिन बताओ। हाँ सर, कह रहे हैं कि एएलपी के लिए कंप्लीट हो जाएगा। मतलब आप मेरे को पहले से जानते हैं? ओके सर, आपको सर एनटीपीसी से पढ़ रहे हैं। नहीं, पहले से जानते हैं आप मुझे? हाँ सर। तो मैं क्या पढ़ाता हूँ? सर आप मैथ पढ़ाते हैं। मैं मैथ पढ़ाता हूँ। और मैं मैथ कैसी पढ़ाता हूँ? सर बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, तो रेलवे में कितने साल से पढ़ा रहा हूँ? सर हम सर मतलब कि 2019 से जुड़े हुए हैं। तो 2019 में जब एएलपी हुआ था तब पढ़े थे आप मेरे से? जी सर, तब सर वही पॉलिटेक्निक कर रहे थे, उस समय थोड़ा थोड़ा देख रहे थे आपसे। तो पढ़ाया था उस टाइम? हाँ सर। अभी पढ़ा रहे हैं? सर काफी बढ़िया पढ़ा रहे हैं। तो बस पढ़िए ना यार। एएलपी कंप्लीट क्यों नहीं होगा? मतलब आपके पास आपका सवाल का जवाब है, सर लेकिन मेरा फिर भी तुम क्या ये पूछ रहे हो। सर, क्या करना सर, ग्रुप में सर थोड़ा मतलब कि रह गई तो प्रॉब्लम हो इसका गया कोई था। लॉजिक नहीं है, रहना कोई विकल्प नहीं है। अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है, कहीं भी मिस्टेक रही हो, कहीं भी रही हो, हम उस पिछले रोने को नहीं रो सकते जिंदगी में। अगर हमें कुछ आगे अचीव करना है तो हमें अपनी आज की कमियों पर ध्यान देना है और आने वाले समय को बेहतर बनाना है। अगर हम पिछला रोना लेकर बैठ जाएंगे ना, तो शायद हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ओके सर। चलिए। y का 90% x है, तो x का कितना परसेंट y होगा? x का कितना परसेंट y होगा? तो आपको a निकालना है ना, तो y अपॉन x कर दो, 10/9। यानी कि a बराबर हो जाएगा 1000/9, जो कि हो जाएगा 111.1। 111.1। नेक्स्ट। कुछ नहीं हुआ था, वो यूं लिख रहा था एएलपी कंप्लीट हो जाएगा ना। अरे भाई, यहां कंप्लीट कराने के लिए तो बैठे हैं। उसको इसलिए फोन किया मैंने उसको पूछा कि भाई, मन में किस तरह का विचार आ रहा है तुम्हारे, आप कम से कम डिस्कस करो मेरे साथ। तो मेरे को समझ में नहीं आता कि जो अनएथिकल डाउट्स हैं उन्हें लेकर आप बैठे हो, तो फिर क्या मतलब है? फिर सीखने पर ध्यान दो ना, इतने बढ़िया कॉन्सेप्ट सिखाए जा रहे हैं आपको। चलिए, x का m% y है, तो x का m% जो है वो y है। y का n% x है। y का n% x है, तो x इंटू m/100, y की वैल्यू मैं रख देता हूं 100, x/n। x से x कट गया, तो m इंटू n बराबर कितना हो जाएगा? 10,000। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? अगला, आराम आराम से करो, हर चीज को सॉल्व करो, क्योंकि देखो क्वेश्चन से क्वेश्चन बन रहे हैं। पढ़ा क्या था आपने और क्वेश्चन कैसे बन जाते हैं, आप मेरी बात समझ रहे हो?
तो वहां से जो कॉन्सेप्ट आप लेकर चल रहे हो ना, उससे आप कितने भी अच्छे तरह के क्वेश्चन बना सकते हो। अभी देख रहे हो ना खुद भी आप कि सर दो संख्याओं का योग पहली संख्या का इतना है, तो मैंने कहा दो संख्याओं का योग ये होता है और पहली संख्या का 27/25 है। तो मैं ये कह सकता हूं क्या कि भाई a प्लस बी अपॉन ए बराबर आपका हो गया 25, 27/25। तो आपकी जो पहली संख्या है वो 25 है और दूसरी संख्या है वो की 2 है। तो दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है, तो दूसरी संख्या किसका, पहली संख्या का, यानी कि 25 का कितना प्रतिशत है गुणा 100। तो क्या मैं कह सकता हूं ये 8% हो गया। बोलो, मजा आ रहा है। 57 नहीं है, सॉल्व करना पड़ेगा भाई ममता, सॉल्व करना पड़ेगा, बिना सॉल्व करे नहीं आएगा आपको। आपने, मैंने क्या किया है मुझे ये बता दो ममता। चलो वाई का 90% ये है, तो 90% 9/10 बराबर एक्स। अब एक्स का, तो एक्स नीचे आना चाहिए, आना चाहिए ना, तो वाई अपॉन एक्स कितना हो गया 10/9, बस एक्स नीचे आ जाएगा। बुद्धि लगाओ यार, है ना। अगला करो चलो। सर ए का 30% बी के 40% में जोड़ा जाए, यानी कि 30% ऑफ ए प्लस बी के 40% में जोड़ा जाता है, तो जो परिणाम होता है वो 80% ऑफ बी हो जाता है। तो अगर मैं ये कह सकता हूं कि 30% ऑफ ए इज इक्वल टू 40% ऑफ बी है, तो ए और बी का जो रेशो होगा वो 4/3 हो जाएगा। तो ए का कितना प्रतिशत बी है, सुन रहे हो, ए का कितना प्रतिशत, तो ए का कितना प्रतिशत बी के बराबर है, तो आपको एक्स निकालना है ना, तो बी अपॉन ए चाहिए, तो x/100 बराबर 3/4। ये बात आपको बिल्कुल दिमाग में बैठा लेनी है। 100 गुणा हो ही जाएगा, तो 75% आ जाएगा। सर डायरेक्ट भी करना चाहें तो जैसे ए और बी निकाल लिया, और क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ए का कितना प्रतिशत बी है, किसका, ए का, कौन, बी, यानी कि 3। क्या आप लैंग्वेज पकड़ के कर रहे हो, तो ये भी सही है। और अगर आप फिर भी कंफ्यूज हो, तो आप ए का x% निकालना है जो कि बी के बराबर हो, तो x कितना होगा वो निकाल लो। मजा आ रहा है क्या, क्या आपके डाउट क्लियर हो रहे हैं। लैंग्वेज में मत फंसो, क्योंकि अभी तो मैं एक ही लाइन की चीजें करा रहा हूं, लेकिन यही चीजें आगे और अच्छी होने वाली हैं, और भी टिपिकल चीजें आने वाली हैं। तो भाषा जो है ना आपकी वो नहीं बदलनी चाहिए। सर बुक बता दो प्लीज, बुक मेरी लॉन्च हो रही है, 3-4 दिन में लॉन्च हो जाएगी बुक, मतलब 3-4 दिन में मेरे पास आ जाएगी। फिर मैं एक लॉन्चिंग इवेंट करूंगा क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर पर, ठीक है। और वो आप सभी को लेनी है क्योंकि वो चैप्टर वाइज बुक है, ठीक है भाई, रेलवे के दृष्टिकोण से भी है, और एसएससी के लिए पेनेशिया आएगी, है ना, मैंने पहले बता दिया है। ओके, सो क्लियर है यहां तक आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आप लोग बनाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बनाओ चलो। एक संख्या x दूसरी संख्या y से 10% कम है। एक संख्या x y से 10% कम है, तो y अगर 10 हो गया तो x 9 हो जाएगा। संख्या y 125 से 10% ज्यादा है, यानी कि y इतना हो गया। तो y अगर इतना हो गया 137.5, तो x कितना हो जाएगा 9 इंटू 13.75। तेरे नंबर 117, यानी कि 123 ही होने वाला है, 123.75 लमसम मान, यही पॉसिबल है। सी कर लिया ना, ओके। समझ में आ रहा है, एक एक चीज मैं जो लिख रहा हूं आप खुद को करके देखो, एक बार आप खुद करके देखो।
अगला करो, 280 के 15% में कितना जोड़ा जाए कि योग 350 के 44% के बराबर हो जाए। तो 15% कितना होता है, 3/20 होता है। क्या अब आनी चाहिए ये चीज आपको। अब आप ये नहीं सोचोगे मेरे को तो नहीं आता सर, तो फिर मतलब क्या मेरे पढ़ाने का, है कि नहीं भाई। ये 3/20 होता है, तो 20 से इसको काटेंगे 14 बार, 14 या 42 आ रहा है। अब इस 42 में क्या जोड़ू कि 350 का 44% हो जाए। तो मैं ये कह सकता हूं 350 का 44% हो जाए। तो 350 को मैं लिख सकता हूं 700/2, और 2 से काटूंगा 22 बार। किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो। और 22 सत्ते 154 होता है, परसेंटेज से 0 कट जाएंगी। तो x बराबर कितना आ गया, 112। सर 60 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है भाई, हारमोनियम क्या बोल रहा है, 60 क्वेश्चन में सर 60 क्वेश्चन का 80% कहां गया। सर 60 क्वेश्चन का 80% कहां गया, ये 80%। सच में नहीं पता पड़ रहा तेरे को, हैं? दो बार देख भाई क्लास, तब जाके तेरे दिमाग में बैठे कुछ। ये बच्चे दिमाग ही नहीं लगाते, क्या ही करें इनका। फिर कहते हैं कि सर ही बेकार हैं ये तो। चलिए, हाँ पेनेशिया वाला सीडीएस के लिए, ठीक है। सर 700 इंटू 22 कैसे, समझ नहीं आया। 700 इंटू 12 कैसे, समझ में क्यों नहीं आया समझ में भाई। 350 का 44%, मेरे दोस्तों ये सब गुणा में है ना। अगर आप इसके टुकड़े करने बैठो तो 350 तो 350 लिख दिया, और इस 44 को क्या लिख सकते हो, 2 गुणा 22 लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो। तो मैं इस 2 को इससे गुणा कर सकता हूं, नहीं कर सकता हूं। लेकिन आप नहीं कर पाओगे, क्यों, बुद्धि चलानी पड़ती है यार। और क्या, ऐसे थोड़ी ना होता है। सर इसमें 12.5 क्यों लिया, खुद सॉल्व करें। आप प्रश्न को पढ़ेंगे तो सॉल्व करेंगे ना, आप प्रश्न ही नहीं पढ़ते हो। 12.5 क्यों लिया, क्योंकि संख्या y जो है 125 से 10% अधिक है। तो 125 तो खुद है और उसका 10% ज्यादा, तो 125 का 10% होता है 12.5। लेकिन करोगे नहीं आप, मुझे पता है। और इसी वजह से कुछ बच्चे रह जाते हैं, क्योंकि वो अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड क्लास के दौरान लगा ही नहीं पाते हैं, और ये उनकी प्रॉब्लम है। और इस प्रॉब्लम में वो खुद रम जाते हैं और फिर ठीकरा सर पे फोड़ देते हैं, मेरे सर पे। ठीक है कि यार सर ने ही बेकार पढ़ाया था, मैं तो समझदार ही था। हाँ चलिए, अगला देखेंगे। आप नहीं लगाएंगे बुद्धि, मुझे पता है। चलिए, 54 नंबर एक, हाँ अब आराम से आप देखिए, मैं तो सब देख चुका हूं। ठीक है, देखो किसी संख्या के आधे का 5वां हिस्सा 25 है, तो किसी संख्या के आधे का 5वां जो हिस्सा है वह 25 है, तो वह संख्या कितनी हो जाएगी, 250। अब ये क्विक सोचना पड़ता है। आधा बोला तो आधा, उसका 5वां हिस्सा यानी कि 1/5, वो 25 के बराबर, तो संख्या हो गई 250। अब उस संख्या का 12.5, तो 250 का 12.5, 12.5 होता है 1/8, परसेंटेज है इसलिए 1/8 होता है। कहां पढ़ा आपने परसेंटेज से रेशियो में सीखा है कन्वर्जन। सो अब आप जब 8 का भाग देंगे तो 8 या 24 बचा 1, 8 एकम 8, 31.25 आ गया आपका। करना है लेकिन आप लोगों को, है ना। अब मैं आप लोगों से जितने भी प्रश्न आपको पीछे डाउट आ रहे हैं ना, आप एक काम करेंगे मेरे लिए, अगर आप घर पे भी बनाकर आए होते तो ये डाउट नहीं आते, लिटरली बोल रहा हूं। लेकिन आप लोग घर पे बनाकर नहीं आए हो, ये मैं आपको लिख के दे सकता हूं
हाँ, ये इतना कॉन्फिडेंट मेरे अंदर है। जिन बच्चों को ये सिली मिस्टेक्स आ रही है ना, जैसे कि एक बच्चे ने तो हद कर दी, मतलब वो ये पूछ रहा है कि 80 में से 40 चला गया तो 40 कैसे आ गया, और फिर ये बोल रहा है कि 80 गायब कहां कर दिया आपने। मतलब हम गलत हैं। 80 में से 40 भी चले गए तो 40 भी बचेंगे, मैंने ये लिखा है, लेकिन उसको नहीं समझ में आया। मैं कहता हूं वो बच्चे करते क्या हैं, और वही बच्चे क्लास में आकर ये बोलते हैं संडे को नहीं ली, धोखा दे रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। वही बच्चा है वो, उसने 50 जगह बोला ये बात, धोखा दे रहे हो, धोखा दे रहे हो। अरे भाई साहब, तू पढ़ तो ले पहले। इसलिए मैं कहता हूं दिमाग पढ़ाई पर लगाओ यार, दिमाग चीजों में दूसरी में लगा रहे हो आप। नाम पता है मेरे को, हारमोनियम है उसका नाम। अगला प्रश्न ये रहा, देखो करो। एक संख्या 25% कम करने पर 375 हो जाती है। तो अब आप खुद सोचो कि कोई संख्या अपने आप में कितनी होती है, 100% होती है। ठीक है, चलिए, तो 25% कम करेंगे तो 75% ही तो बराबर होगा किसके, 375 के। अरे ये भी ठीक है। अब 75% रेशो में कितना होता है, 3/4। किसके बराबर होगा, 375 के। संख्या निकालने के लिए एक रेशो की वैल्यू निकाल लो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, 125 इंटू 4 500। तो यानी कि वह पूरी संख्या आ गई 500। अब इसे कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए जिससे कि 610 हो जाए। तो 500 से 610 होने के लिए कितना बढ़ाना चाहिए, 110 बढ़ाना चाहिए 500 के रेस्पेक्ट में इंटू 100। यानी कि आपको यह कहना होगा कि इस संख्या को अगर आप 22% इंक्रीज कर दोगे तो जाके बात बनेगी। अब बोलो मजा आया नहीं आया, सब आएगा, सारे डाउट भी क्लियर होंगे। आप बस करना शुरू कर दें थोड़ा। अगर आप स्लो हैं या अगर आपको मैथ नहीं आती तो आपको एफर्ट तो ज्यादा लगाना पड़ेगा ना यार। लाइफ का यही उसूल है। अगर आप कमजोर खिलाड़ी हैं तो अच्छा बनने के लिए मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। उतनी ही मेहनत में काम नहीं चलेगा, है ना, जितना आप सोचते हो कि बस 5 मिनट पढ़ा और हो गया, बस क्लास के बाद कुछ नहीं करना, मेरे को बस सर ही करवा देंगे सब कुछ, तो उससे फिर काम नहीं चलता यार। और मैं चाहता हूं मेरी क्लास का हर बच्चा टॉपर हो, एग्जाम कहीं भी दे उसको समझ में आए, है ना। आप बस लगातार पढ़ें, क्लासेस देखें सारी, 2 बार देखें 3 बार देखें, कोई दिक्कत नहीं है। अगला, दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का 20% है। फिर से आ गई बात, बड़ी संख्या का, दो संख्या मैंने ए और बी मान ली और बड़ी संख्या मैंने ए मानी है, किसका, बड़ी संख्या का 20% है। तो बड़ी संख्या का 20% है, यानी कि बड़ी संख्या कितनी होगी, 5 होगी और अंतर 1 होगा, क्योंकि 20% जो होता है वो 1/5 ही होता है। और बड़ी संख्या का, तो बड़ी संख्या 5 है और अंतर 1 है, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर ये 5 है तो बी कितना होगा, छोटी संख्या मतलब वो 4 होगी, तभी तो अंतर 1 आया है। और ये सब रेशो में चल रहा है। तो छोटी संख्या अगर 80 है, यानी कि 4 रेशो बराबर 80 है, तो 1 रेशो बराबर 20 हो गया। तो बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी, 5 अनुपात यानी कि 100। सभी के आंसर आ रहे हैं भाई। ऋत्विक कह रहा है सर थोड़ा ऑफ टॉपिक क्वेश्चंस हैं, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछना हो तो कैसे पूछूं, अपार्ट फ्रॉम लेक्चर्स क्वेश्चन। ऋत्विक, लेक्चर्स के अगर क्वेश्चंस के अलावा अगर आप पूरा करना चाहते हैं तो सबसे पहले किसी भी चैप्टर को अगर आप पकड़ते हैं तो उस चैप्टर को खत्म होने दें। हो सकता है, मेरी हमेशा से ये कोशिश रहती है कि मेरा कंटेंट हमेशा रिलेवेंट है और वो मोर देन सफिशिएंट है। मतलब आप जब मेरे लेक्चर्स के क्वेश्चन सारे कर लेंगे ना तो आपको तकलीफ नहीं आने वाली है, पहली बात तो ये है। लेकिन फिर भी आप कोई नवादा क्वेश्चन उठा लाएं, न्यू क्वेश्चन उठा लाएं जो आपकी सिरदर्दी बना हुआ है,
और जो हमारी भी सिरदर्दी बना हुआ होगा और पेपर में नहीं आएगा, तो उस पर हम अलग से विचार कर सकते हैं, लेकिन वो उस चैप्टर को खत्म होने के बाद में, है ना। ड्यूरिंग द चैप्टर आपको, मुझे लगता है कि आप में अभी कुछ ना कुछ कमी रहेगी, तो उस कमी को भी रेक्टिफाई हो जाएंगी इतने, है ना। और क्या पता आप खुद ही बना लें 2-4 दिन बाद, क्योंकि अक्सर ऐसा होता आया है कि हम लोग कई बार क्या करते हैं कि कुछ क्वेश्चंस में दिमाग ही काम नहीं करता। हाँ, चलिए, दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का 40% छोटी संख्या के 60% के बराबर है। तो बड़ी संख्या मैंने ये मान ली, एक ऐसे लिख दिया, बड़ी संख्या का 40% बराबर कर दूं, परसेंटेज है, कोई दिक्कत नहीं है। आप कहोगे सर हटा क्यों दिया, इसलिए मैंने लिख दिया छोटी संख्या के 60% के बराबर है। तो क्या ये इक्वेशन आप बना पाओगे? हाँ, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का रेशियो कितना आ जाएगा? 3/2 आ जाएगा। भाई काट दिया ना, परसेंटेज से परसेंटेज, 20 दिया 60, 20 दूनी 40, बहुत अच्छे। यदि इन दोनों संख्याओं का योग 450 है, तो मैं योग देख रहा हूं 5 रेशो बराबर 450, 1 रेशो बराबर आपका 90, तो बड़ी संख्या 270। तो अब आपको ये समझ में आ रहा है ना कि क्वेश्चन बनते कैसे हैं। हाँ, कि थ्योरी में जो चीजें होती हैं वो काम आती हैं क्वेश्चन में, बट क्वेश्चन तो अपनी धुन में रहता है जो हमसे करवाना चाहता है। ठीक है, अंडरस्टैंड? बड़ी संख्या 270, छोटी संख्या 180। वेरी गुड, बहुत अच्छे। नेक्स्ट करेंगे, आराम से करेंगे। अब यही मैं बहुत सारी चीजें सिखाऊंगा, तो मैं कहता हूं ये सबसे बेस्ट क्लासिक चीजें चल रही हैं। आप बेस्ट बैच पढ़ रहे हो इस इंडिया का और इस दुनिया का, और बेस्ट कंटेंट के साथ, और हमेशा हमेशा कुछ नया। देखो, आप खुद ही देख रहे होंगे मैंने कितनी बार परसेंटेज आपको पढ़ाया होगा, लेकिन हर बार कुछ नया है सर। ऐसा क्यों? क्योंकि चीजें बदल रही हैं, वो बदलाव यहां आ रहा है, और ये वही बच्चा समझ सकता है जो शुरू से जुड़ा हुआ था। चलिए देखिए, a+b और a-b, तो ये अनुपात कितना आ रहा है? 40, 20 से काटा 40 को 2:1। अब यहां एक नियम होता है, आप सबसे पहले क्या करेंगे, बच्चा सबसे पहले ये किसी सीखता क्रॉस मल्टीप्लाई। तो आप ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का गुणा किया a+b आया, और 2 का गुणा किया तो 2a - 2b आया, तो 3b बराबर a। और यहां से a और b का जो रेशो आ रहा है वो 3:1 आ रहा है। एक स्टेप और 2 स्टेप ये एक्स्ट्रा हैं, और एक्स्ट्रा हैं तो ये टाइम वेस्ट करते हैं हमारा। अब सर इस स्टेप को भी खत्म कैसे करूं ये बताओ। तो एक नियम होता है, यही नियम तभी काम करता है जैसे c+d और c-d, और यहां पर क्या था, p/q था, तो p+q और p-q। जैसे कि मान लो c+d और c-d है और ये pq है, तो इसको कहते हैं कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। जहां c+d c-d है ना, तो कुछ नहीं करना, डायरेक्ट आप एक काम कर सकते हो, c और d का रेशो प्लस वाला ऊपर होना चाहिए, नियम वही होने चाहिए, प्लस माइनस सेम टू सेम, माइनस प्लस का अंतर, ऊपर प्लस नीचे माइनस और बराबर सामने भिन्न, तो आपको बराबर आएगा p+q और p-q। ये है बस आंसर। तो ये चीज आप क्या डायरेक्टली यहां कर पा रहे हो? दोबारा से देखो कि a+b a-b प्लस माइनस है, तो 2 + 1 3 और 2 - 1 1, तो डायरेक्ट a और b का रेशो आ गया, ये काम डायरेक्ट आ गया। इसको कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो कहते हैं। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल और देता हूं, a+b और a-b 3/2 है, तो a और b का रेशो बताओ, बता दो चलो। a+b और a-b बराबर 19/11 है, a और b का रेशो बताओ, बता दो। तो कैलकुलेशन अच्छी हो जाती है इससे। अब आप डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना, आप कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगा रहे हो, तो 3 और 2 5, और 3 में से 2 गया तो 1, 30 और कितना बचेगा 8, 15/4, तो a और b का रेशो आ गया 15/4। आप चाहे तो चेक कर लें हमारा क्या जा रहा है इसमें। तो ये कितना आसान हो गया, देख लो आप। ये है बात, ये इसलिए बात बता रहा था आपको। नेक्स्ट करेंगे, अब आप खुद करके बताएंगे, मैं तो क्या बताऊंगा। पहले आप रेशो निकालो, फिर आपसे बोला गया है y x का,
किसका? x का। तो x नीचे, कौन? y, अपने आप। तो नीचे y अपॉन x निकालना है आपको। तो यहां आपको पता है कि यार x माइनस वाई, तो आपको हमेशा x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई निकालना है। तो x माइनस वाई देखेंगे, सामने 5 आ रहा है और नीचे 3 आ रहा है। तो x और y का जो रेशो आ रहा है वो कितना आ रहा है? 5 और 3 8, और 5 में से 3 गया तो 2, 4/1। लेकिन पूछा क्या गया है? x का y, तो y किसका? x का इंटू 100, 25%। पूछो, क्वेश्चन से पूछो ना भाई, क्वेश्चन जवाब देगा। क्वेश्चन पूछो, क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ो। भाग नहीं सकते हो आप। अगर आप ये सोचो कि आप भागकर जीत जाओगे, हाँ, वो नहीं कर पाओगे। फिर आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको लर्निंग करनी पड़ेगी। और मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप खुद को बेस्ट बनाना चाहते हो तो यार इससे बेहतर आपको फाउंडेशन नहीं मिलने वाला है। आप खुद भी महसूस करोगे, थोड़ा दिन और रुक जाओ, आपको खुद महसूस होने लगेगा यार अब आ रही है मैथ। थोड़ा समय लगता है लेकिन, है ना भाई, हर बच्चे को लगता है। अगर आप ये समय, अगर आपने ये सोच लिया कि भाई मैं बेकार हूं या टीचर बेकार है, तो फिर आप निकल लोगे, फिर नहीं सीख पाओगे आप। तो अगर आपके पास मौका है सीखने का तो यही मौका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखे कौन करता है। बी का A% 50, बी का A% का 50%, सी का B% का 75% बराबर है, तब सी बराबर क्या होगा? बी से बी, 100 से 100, सी बराबर होगा 2/3A। 2/3 होता है 0.66, लेकिन ये 0.6666 होता है सर। 68 में x माइनस वाई पहले लिखा था सर। तो क्या हो गया? यही तो कला है भाई साहब, इसी कला के ही तो पैसे हैं। और आप इसी कला से ही आप अपनी नौकरी के पैसे कमाएंगे। नौकरी ऐसी थोड़ी लग जाती है यार। मैंने आपको जब पढ़ाया कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, तो मैंने ये बोला कि ऊपर प्लस वाला रखना है, नीचे माइनस वाला रखना है। बोला नहीं बोला? बोला ना। तो जब मुझे पता है कि यहां माइनस वाला यहां है, तो मैंने प्लस वाले को लिया ना, 5/3। भाई x माइनस वाई इधर चला जाएगा तो 30 इधर आ जाएगा, तो 5/3 ही तो बनेगा। प्लस वाला बड़ा, और कॉमन सेंस लगाओ ना यार, प्लस वाला बड़ा माइनस वाला छोटा। अगला देखिए, अंतिम प्रश्न है, दिमाग लगाइए, अच्छे क्वेश्चन। किसी संख्या को 10 से विभाजित करने पर, मतलब किसी संख्या को 10 से विभाजित किया भी जाता है, तो दूसरी संख्या का 1/4 प्राप्त होता है। किसी संख्या को 10 से विभाजित किया जाता है तो दूसरी संख्या का 1/4 प्राप्त हो जाता है। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो रेशो आ रहा है तुरंत 5/2 आ रहा है। अब पूछा क्या गया है कि पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना अधिक है। तो दूसरी संख्या से कितना अधिक है? 3 ज्यादा है पहली संख्या दूसरी संख्या से, तो /2 × 100, 150% आंसर। मजा आया? अब हरिंदर 250 बोल रहा है। अब हरिंदर कैसे लड़ू तेरे से, बता भाई, क्वेश्चन ही नहीं पढ़ता है मेरे भाई तू। पहली संख्या दूसरी संख्या से, दूसरी संख्या से पहली संख्या कितना ज्यादा? 3 मोर,
किससे? 2 से इंटू 100। क्यों दे रहे हो 250 भाई? पूजा आप भी दे रही हो 250, प्रभात आप भी दे रहे हो, क्या हो गया तुम्हें? अब यार किसी की कोई कमी नहीं है, बस अब आप दिमाग से नहीं सोचते हो, बस यही दिक्कत आती है मेरे को तुम्हारे साथ। चलो, अब एक बच्चा 61 को रो रहा है बार बार, सर 9 से 10 कैसे आया, 9 से 10 कैसे आया? भाई इतना अगर डाउट पूछ ही रहा है मेरे, तो एक बार खुद भी पढ़ ले क्वेश्चन की, एक संख्या x दूसरी संख्या y से 10% कम है, तो 10% क्या होता है? 1/10। किससे? y से, तो ये y होगा, और x एक कम है, तो x एक कम है ना। लेकिन लगा भाई, नहीं लगाएगा तो कैसे काम चलेगा? डाउट है, मैं मानता हूं आपका डाउट है, और अब मुझे बताना भी चाहिए, बट मैं ये भी तो आपसे एक्सपेक्टेशंस लगा सकता हूं कि आप भी दोबारा से खुद की समझ का उपयोग करें कि किससे? वाई से, तो वाई रेफरेंस हो गया ना, तो वाई 10 होगा तो एक्स 9 होगा, क्योंकि 10% कम होता क्या है ये मैंने सिखाया है आपको। अंडरस्टैंड? और कुछ? किसी क्वेश्चन, किसी बच्चे को इन किसी भी क्वेश्चन में डाउट और तो बताएं कृपया करके, फिर आगे चलते हैं हम लोग। चलिए, ओके, चलो अब आगे चलते हैं। हेडिंग डाल लो आज की। होमवर्क आगे आगे है ना, होमवर्क आगे है, अभी होमवर्क लास्ट में बताऊंगा, लेकिन पहले आज का प्रोग्राम चालू कर देते हैं। हेडिंग डाल लीजिए। फिफ्टी सेवन 1/7%, 15.38%, 12.5%, 8 सही 1/3%, 83 सही 1/3%, 14 सही 2/7%, 58 1/3%, 53 1/3%, 21 3/7%, 41.66%, 46.66%, 85.5%, 87.5%, 37.5%, 32.5%। convert into fractions, all the percentage convert into fraction। फिफ्टी सेवन 1/7% इज इक्वल टू 4/7, 2/13, 1/8, 1/12, 5/6, 1/7, 7/12, 8/15, 3/14, 41.66, ये हो जाएगा करीबन 8.5/12, 46.66, 46 सही 2/3, 120 और 18, 140, 140, 7/15, 85.5, 855/1000, 5 से काटा 17 बार, 17×5 = 85, और 5 दूनी 10, 171/200।
ये हो गया कितना, 12 पंजे 12 सत्ते 84, 7/8, 37.5 हो गया 5/8, 32.5 हो गया कितना, 65%/2, है ना। तो 65% कितना होगा, 5% होता है 1/20, 13/40। सारे मिलान कर लो, फिर आगे चलते हैं। हो गया क्या, नोट कर लिए, चलिए अब आइए आगे। हेडिंग डाल लीजिए, प्राइस, कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर। मूल्य, खपत और खर्चा। कोई चीज बाजार में 5 रुपए पर केजी की मिल रही है और आप 10 किलोग्राम लेकर आ गए हो, तो कितने रुपए खर्च करके आओगे। कोई चीज 7.5 रुपए प्रति किलोग्राम की मिल रही है और आप 12 किलोग्राम लेकर आ गए हो, तो कितने रुपए में लाओगे। कोई चीज 10.5 रुपए पर केजी की मिल रही है, आप 18 किलोग्राम ला रहे हो, तो कितने रुपए बना लिया आपने। और बना क्या लिया, मतलब खर्चा कर दिया ना आपने, कितना कितना आप खर्च करके आ चुके हो। तो आप ये दिमाग लगाओगे कि यार जो खर्चा बन रहा है कि 5 रुपए पर केजी को 10 किलोग्राम से गुणा करूंगा तभी तो बन रहा है 50 रुपये का खर्चा, एक्सपेंडिचर। 7.5 15/2 यानी कि 6 15 6 की 90 रुपए बन रहा है खर्चा। 10.5 21/2, 21 इंटू 9, 189 रुपए खर्चा। तो ये सारे एक्सपेंडिचर्स हैं। क्यों हो रहे हैं, क्योंकि एक पर्टिकुलर प्राइस की कोई वस्तु आप खरीद कर लेकर आए और कुछ कंजम्पशन भी किया आपने। तो कंजम्पशन इट मींस उपभोग होता है। उपभोग मतलब आप समझते हो कि किसी भी चीज की क्वांटिटी कितनी यूज कर रहे हो आप। भाई जैसे कि आपके परिवार में 2 लोग होंगे तो आपका जो गैस का सिलेंडर है या खाने की सब्जी का जो क्वांटिटी है वो कम लगेगा, कम लोग होंगे तो, यानी कि आपका उपभोग कम हो रहा है। अब जैसे कि मान लीजिए आपका लोग ज्यादा हो गए तो उपभोग ज्यादा होगा, सिंपल सी बात है। अब ये उपभोग जो है वो आदमियों की संख्या पर डिपेंड भी करता है और साथ के साथ एक चीज पर भी करता है कि जहां आप थोड़े थोड़े क्या कहते हैं उस तरह के लोग हैं जहां पर पैसे आपको कम है, मतलब मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं हम लोग, तो हम क्या सोचते हैं हमेशा से कि यार एक बजट होता है यार हम। हाँ, अरे 105 कहां से हो जाएगा, ठीक है। हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं तो हम ये सोचते हैं कि यार किस तरह की चीजें चलनी चाहिए, क्या होगा क्या नहीं होगा, इन सब चीजों पे हमारा विचार रहता है, तो हम एक खर्चा कांस्टेंट कर देते हैं अपना, ठीक है। हाँ, और एक खर्चे कांस्टेंट करने के बाद में आपकी चीजें चलती चली जाती हैं कि भाई आप प्राइस और कंजम्पशन में खेलते हो, फिर आप उसके ऊपर विचार करना शुरू करते आइएगा। चलिए मेरे साथ आपको चीजें और भी बेहतर समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। आइए, सो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है आप लोगों का कि भाई साहब मान के चलिए कि इस तरह का एक व्यापार चल रहा है कि आप मार्केट में पहुंच गए, ये आपके गांव का मार्केट है और आपका बजट बहुत फिक्स है कि आप 100 रुपए ही लेकर जा रहे हो। अब 100 रुपए में आपको बोला गया कि भाई साहब आपको है ना आलू लेकर आना है। अरे वाह, आलू लेकर आना है। तो जब आपके पिताजी 10 दिन पहले मार्केट में गए थे तो आलू बिक रहा था 20 रुपए केजी और सब्जी के भाव में तो रातों रात वृद्धि हो जाती है। लेकिन आज जो आलू का भाव है 25 रुपए पर केजी हो गया। अब हो गया, अब ना तो आप इसमें कुछ कर सकते हैं ना ही पिताजी कुछ कर सकते हैं,
ठीक है। हाँ भाई, तो आलू जब 20 रुपए केजी है, आलू जब आज 25 रुपए केजी है, तो आप मुझे बताओ जब आप 100 रुपए लेकर पिताजी गए थे तो कितने किलोग्राम लाए होंगे। तो मैं ये कहता हूं अगर ये मूल्य है मेरा, तो मैं अपनी खपत को कैसे निकालूंगा भाई, मैं अपना उपभोग कैसे निकालूंगा, मैं अपना कंजम्पशन कैसे निकालूंगा। कंजम्पशन, कितना कंजम्पशन कर रहा हूं। तो 100 रुपए का जब खर्चा हो रहा था और 20 रुपए के भाव में आप चीज ला रहे थे, तो आपका जो कंजम्पशन हो रहा था वो 5 किलोग्राम हो रहा था। ठीक है भाई। और उपभोग यहां कितना हो रहा है भाई, यहां कितना लेकर आ पाओगे आप। 25 रुपए के भाव में अगर 100 रुपए आप खर्च कर रहे हो, तो 25 रुपए के भाव में केवल आप 4 किलोग्राम ही लेकर आ पाओगे। तो आपने एक चीज नोटिस करी क्या, क्या कि आप 100 रुपए का खर्चा है आपका, ये खर्चा आपने अगर फिक्स कर दिया है, ये खर्चा अगर आपने फिक्स कर दिया है, तो जो प्राइस थी पहले 20 रुपए थी और बाद में 25 हो गई, तो प्राइस का अनुपात कितना है, 5 चौके 20 और 5 25, प्राइस का अनुपात। तो खपत का अनुपात कितना आया, यानी कि कंजम्पशन का अनुपात कितना आया। तो सर पहले 5 और फिर 4। तो ये बात आपकी बिल्कुल सत्य हो चुकी है यहां पर। क्या ये बात सर 100 कहां से आया, अरे वाह अरशद वाह, नहीं सीख पाएगा भाई। आज तू लिख के रख ले, तू 2 दिन बाद भाग जाएगा क्लास से। आज तो तू आ गया, बट तू 2 दिन के बाद नहीं आ पाएगा क्लास में। क्यों, क्योंकि बुद्धि ही नहीं है यहां पर। और अगर कुछ ऐसा तेरे इंटरेस्ट वाला काम हो और तेरी आंखों से यूं निकाल दूं ना, तो तुझे याद हो जाएगा 2 मिनट में, यार हाँ यार ये निकाला था सर आपने। और यहां 100 इतना बड़ा लिख रहा है, 6 बार डिस्कशन कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, काई को पता है, तेरे को पता ही नहीं है भाई को। तो इसलिए बुद्धि आपकी नहीं चल पाती है, और इसी वजह से आप सिलेक्शन के करीब नहीं पहुंच पाते हैं और ना ले पाते हैं। चलिए कोई बात नहीं डियर, ऐसी तो बच्चे छटेंगे यहां से। चलिए, तो यहां पर हम ये कह सकते हैं, आपने नोटिस किया होगा, हाँ हंसी, हंसनी बहुत अच्छी बात है ना। अभी आप दिमाग यहां लगाइए प्लीज, कि भाई अगर आपकी प्राइस जो है वो आपने इंक्रीज की है, जिस रेशो में प्राइस का रेशो बढ़ रहा था, उसी रेशो में कंजम्पशन आपका कम हुआ है। ये बात मैं समझाना चाह रहा हूं। तो क्या मैं ये कह सकता हूं आप लोगों से कि प्राइस इनटू कंजम्पशन बराबर एक्सपेंडिचर हो जाएगा। बोलिए हां या ना, बोलिए। पहला पॉइंट तो ये लिख सकते हैं। तो प्राइस मूल्य होता है, हिंदी में अगर मैं बात करूं, कंजम्पशन आपकी खपत या उपभोग होता है, और ये आपका खर्चा होता है। अगर खर्चा कांस्टेंट है तो वी कैन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन कंजम्पशन, या यूं कह सकता हूं कंजम्पशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्राइस। इसका साफ साफ मतलब है, ये तभी है जब एक्सपेंडिचर या खर्चा इज कांस्टेंट। हाँ, अब हमेशा खर्चा कांस्टेंट हो ऐसा जरूरी नहीं है, हमेशा खर्चा कांस्टेंट हो ऐसा जरूरी नहीं है। अभी खर्चा कांस्टेंट है तो ऐसा है। तो अब यहां ऐसे भी आप देख सकते हैं कि आप प्राइस को बढ़ा दो, आप खपत कम हो जाएगी अपने आप, क्योंकि खर्चा बराबर है। प्राइस को कम कर दो, आप ज्यादा सामान लेकर आ जाओगे, क्योंकि खर्चा बराबर है। लॉजिकल बात है भाई साहब, बात क्लियर हुई। और ये क्या ये सक्सेसिव बताएगा। अब आपको मैं सेंस डेवलप करता हूं आपका, चलो आज, कि अब यहां क्या सक्सेसिव केस लग सकता है। अगर मैं प्राइस को भी छेड़ूं, कंजम्पशन को भी छेड़ूं, तो क्या मैं एक्सपेंडिचर निकाल सकता हूं कलेक्टिवली। अरे हाँ, देखो कैसे, मैं एक एग्जांपल देता हूं, देखो अब आपकी बुद्धि खुलेगी। अरे यार बात तो सही कह रहे हैं सर। मैंने बोला कि मान लीजिए कि मेरी प्राइस में 10% की वृद्धि होती है और कंजम्पशन में 20% की वृद्धि हो जाती है।
तो मेरा एक्सपेंडिचर पर इफेक्ट बताओ, तो कौन सा कंसेप्ट लगेगा यहां पर? अरे अच्छी परसेंटेज है, सक्सेसिव है। और सक्सेसिव क्यों है? क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई है। कल सिखाया था मैंने आपको कि अगर कोई दो रेशो भी आ जाए और बीच में मल्टीप्लाई है, इट्स कॉल्ड सक्सेसिव केस। और मल्टीप्लाई नहीं है तो जेएसएम। अभी जेएसएम की बात ही नहीं कर रहे हैं, तो यहां जो केस है वो सक्सेसिव है। अब मैंने तो एक्सपेंडिचर पर ही इफेक्ट पूछ लिया ना। अब यहां एक्सपेंडिचर कांस्टेंट वाला केस क्यों सोचोगे आप? कि आप ये सोचोगे अरे यार रेशो बराबर होना चाहिए। अरे क्यों होना चाहिए? मैंने तो यहां बोला, क्वेश्चन अलग है तुमसे। मैंने ये बोला है कि प्राइस 10% बढ़ रही है, कंजम्पशन 20% बढ़ रहा है, तो खर्चा कितना बढ़ेगा? 32% बढ़ जाएगा, 32%। और कौन सा फॉर्मूला फॉर्मूला लगा लो यहां पर, क्योंकि अच्छी परसेंटेज है। बुरी होती तो रेशो लगाता। कॉमन सेंस। तो यहां पर हम फॉर्मूला लगा सकते हैं 10 प्लस का 20 और बस 10 इंटू 20/100। वही प्लस माइनस वाला ध्यान रखना, बस दोनों प्लस में तो कोई टेंशन नहीं है। तो ये पता लग गया आपको कि सक्सेसिव केस वाला उदाहरण है ये। यानी कि प्राइस कंजम्पशन डिपेंड करता है सक्सेसिव केस पर। ये बात सही है, गलत थोड़ी है। और डिपेंड करता है कंडीशन पर। एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है ही नहीं तो फिर क्यों उल्टा सीधा करना? अंडरस्टैंड? ग्रेट, बहुत अच्छी बात कही आपने। अब देखते हैं आगे। प्राइस में 20% की वृद्धि हो गई तो कंजम्पशन, ऐसा क्वेश्चन भी बनता है, तो कंजम्पशन कितना परसेंट कम कर दूं यदि एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है? ऐसे मैंने बोला एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है तो प्राइस कंजम्पशन कितना परसेंट कम कर दें, ये बता दो। अगला, प्राइस में 14.2/7% की मैंने कमी कर दी, तो कंजम्पशन में इफेक्ट क्या होगा? इफेक्ट मतलब कमी या वृद्धि, यदि एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है तो। अब कंडीशन के हिसाब से काम करो आप। मैं बोलता हूं प्राइस में 37.5% की वृद्धि हो गई, कंजम्पशन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? कंजम्पशन पर इफेक्ट क्या पड़ेगा यदि एक्सपेंडिचर 25% बढ़ जाए? बताइए, तीनों जवाब दीजिए मुझे। मैं तो आपके दिमाग से खेलूंगा। हाँ, और मैं तुम पे दांव लगाऊंगा अब। तो भाई आपने बुद्धि लगाई कि 20% की वृद्धि आपने सिखाया था सर 5 से 6 हो जाएगा, तो कंजम्पशन 6 से 5 हो जाएगा, क्योंकि अभी सिखाया था उल्टा हो जाता है क्योंकि एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है। तो एक की कमी 5 6 के रेस्पेक्ट में, तो कंजम्पशन में 16.66% की कमी आ जाएगी। 14 सही 2/7, तो 7 से कितना हो जाएगा? 6, क्योंकि कमी हो रही है तो कंजम्पशन हो जाएगा, बढ़ जाएगा क्योंकि एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है। तो 1/6, यहां भी 16.66 आ गया। यहां लेकिन वृद्धि हो रही है। वृद्धि क्यों हुई है? क्योंकि प्राइस कम हुई तो कंजम्पशन बढ़ गया, यहां प्राइस बढ़ गई तो कंजम्पशन घट गया। वहां क्या हो रहा है? प्राइस 37 3/8 होता है, तो 8 से कितना हो गया? 11, ये प्राइस हो रहा है। कंजम्पशन पता नहीं तो एक्स से वाई मान लो, और एलओसी 25% यानी कि 4 से 5। तो आपको मैंने क्या सिखाया बॉस? आपको मैंने सिखाया या तो आप वर्टिकली काट सकते हो, 4 दूनी 8, और 2 को इधर ले आओ, 11 को इधर ले आओ, तो एक्स और वाई 11/10। तो कितने की कंजम्पशन कम होगा? कितना होगा? 9 सही 1/11, 9.09। मजे आ गए। अब हौले हौले सोचो, मैंने तो खींचा है। समझ पा रहे हो? तीनों कंसेप्ट समझ पा रहे हो? और वो कमी हो रही है, वृद्धि हो रही है, कमी हो रही है, कंजम्पशन कम हो रहा है। आ जाओ, तैयार?
चलिए, प्राइस इतना कम हो गया, कंजम्पशन पर बताओ एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, तो वही लॉजिक है, ये 4/7 होता है। अब आपको पता है 7 में 4 की कमी कर देंगे तो 3 हो जाएगा, ये आपका प्राइस का रेशो है, तो कंजम्पशन का रेशो हो जाएगा 3 से 7, तो वृद्धि हो रही है 4 की 3 के रेस्पेक्ट में इंटू 100, यानी कि आंसर आएगा कितना, 133.33% की वृद्धि हो जाएगी कंजम्पशन पर, क्योंकि खर्चा कांस्टेंट है। हाँ, अरे साउंड प्रॉब्लम नहीं है सीमा, बोल नहीं रहा था। हाँ, अब ये क्वेश्चन देखिए आप, ये नया टाइप है जहां बोला जा रहा है सर इतने परसेंट की वृद्धि हो जाती है, ये कितना होता है 2/7, तो 7 से कितना हो गया, 9 हो गया ना, 9 हो गया, ये प्राइस का रेशो है। तो कंजम्पशन का रेशो क्या हो जाएगा, कंजम्पशन का रेशो है 9 से 7, तो बोला क्या गया है कि प्राइस की वृद्धि हो गई करने पर आप आज व्यक्ति 28 किलोग्राम सामान लाता है, यानी कि आज 28 किलोग्राम ला रहा है, तो यही तो आज का कंजम्पशन है, ये रेशो कंजम्पशन का है, तो कंजम्पशन को कंजम्पशन के रेशो के बराबर करना है। तो पहले कितना ला रहा था, 36, ये बात समझ में आ गई क्या। और यहां खर्चा कांस्टेंट है, यहां लिख लेना एक्सपेंडिचर इज कांस्टेंट, खर्चा बराबर रखने के लिए इतना कर रहे हैं। ये आज का है तो पहले का इतना है, तो पहले 36 किलोग्राम लाता था एज ए कंजम्पशन अगर बात की जाए तो, ठीक है बॉस। हाँ, चलिए, चलिए अब अगला क्वेश्चन देता हूं, फॉर एक्सपेंडिचर कांस्टेंट, एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रखने के लिए प्राइस 40% बढ़ा दी जाए, एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, फॉर एक्सपेंडिचर कांस्टेंट प्राइस इंक्रीजेस 40%, देन प्राइस 40% बढ़ गई, प्राइस कितनी बढ़ गई, 40% बढ़ गई ना, तो 35 किलोग्राम उपभोग की जगह कितना उपभोग होगा, ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है, एक लैंग्वेज अलग है, यानी कि 35 किलोग्राम उपभोग की जगह कितना उपभोग होगा, ठीक है। सर पिछले में प्राइस निकाल सकते हैं क्या, सूरज बोल रहा है,
सूरज प्राइस निकाल सकते थे बट एक्सपेंडिचर नॉट गिवन, राइट। अभी कंजम्पशन पर ही बात कही हमने, एक्सपेंडिचर अगर गिवन होता तो प्राइस निकाल लेते। ये बहुत अच्छा डाउट है, जेन्युइन डाउट है। अभी यहां बात कर रहा हूं कि एक्सपेंडिचर अभी भी कांस्टेंट है, एक्सपेंडिचर अभी भी कांस्टेंट है और प्राइस 40% बढ़ गई, प्राइस 40% बढ़ गई यानी कि 5 से 7 हो गई प्राइस, तो कंजम्पशन 7 से 5 हो जाएगा। तो पहले आप 35 किलोग्राम का उपभोग कर रहे थे, तो अब आप 25 किलोग्राम का ही उपभोग करेंगे। एज यू नो, कंसर्न इन क्लियर। इज इट क्लियर? अभी कोई डाउट तो नहीं है ना भाई साहब, बता दीजिए। हाँ, ये दिमाग में रखिए आप, 25 किलोग्राम उपभोग होगा। ये लैंग्वेज भी नहीं पकड़ रहे हैं, लैंग्वेज भी पकड़ के चलिए भाई कि 35 किलोग्राम उपभोग की जगह कितना उपभोग होगा। क्यों? 40% प्राइस बढ़ गई ना, तो अब उपभोग कम हो गया, पहले 35 होता था। लैंग्वेज को पकड़िएगा, यहां जो दे रखा है ना 35, ये पहले वाला है। और अब क्यों हुआ ये 35 किलोग्राम से कितना कम हो गया, ये पूछा है क्योंकि प्राइस बढ़ गई तो कंजम्पशन कम हो जाएगा, ये लॉजिक है यहां का। अच्छा, प्राइस निकाल सकते हो क्या यहां पर आप? अभी प्राइस निकाल सकते हो क्या? एनीवन? सुबह कह रहा 35 कैसे आया, ये लिख रहा ना क्वेश्चन में। अभी प्राइस निकाल सकते हो क्या डियर? प्राइस प्राइस निकाल सकते हो क्या? नहीं निकाल सकते। वेरी गुड ममता, वेरी गुड। क्यों? क्योंकि सर एक्सपेंडिचर नहीं दिया ना आपने। अच्छा, मैं अगर मान लो एक्सपेंडिचर दे दूं अपना 700 रुपीज के खर्चे में, तो प्राइस निकल जाएगा क्या? हाँ। अगर एक्सपेंडिचर मैंने बोला कि यार यही फिक्स एक्सपेंडिचर है 700 रुपया, तो प्राइस कैसे निकालोगे? तो ये वाला प्राइस कैसे निकालोगे? पहले वाला प्राइस, तो पहले वाले कंजम्पशन का भाग दे दोगे 700 रुपए में। अरे वाह यार, यानी कि पहले जो था वो 20 रुपए पर केजी आ रही थी सामान, और अब कितनी आ रही है? 700 को में 25 का भाग दे देंगे, 28 रुपए पर केजी। तो प्राइस बढ़ गई थी ना, देख लो चाहे। तो आप प्राइस भी निकाल सकते हो, आप कंजम्पशन भी निकाल सकते हो, प्राइस भी निकाल सकते हो। एक्सपेंडिचर दिया हो तो निकाल सकते हो, नहीं दिया हो तो नहीं निकाल सकते हो, खत्म बात। मजा आया क्या? कॉन्सेप्ट क्लियर है प्राइस कंजम्पशन वाला? एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया। आइए अब आगे आ जाइए, चलिए। अब आते हैं अगले कॉन्सेप्ट पर। देखना, अब किसी वस्तु की जो प्राइस है वो 20% इंक्रीज कर दी गई है, प्राइस बढ़ा दी, तो आपके दिमाग में क्या होगा? सर कंजम्पशन कम होगा, है ना? हाँ भाई सही बात है सर, अच्छा सोच रहे हैं। तो किसी वस्तु की प्राइस 20% बढ़ा दी, तो एक व्यक्ति तो एक व्यक्ति 20% बढ़ाने पर एक व्यक्ति 100 रुपए में 2 किलोग्राम कम सामान खरीदता है। ठीक है, ये लाइन आपको पकड़ के चलनी है। अब कितने बच्चों को ये चीज नहीं समझ में आई, आप एक्सेप्ट करिए और मुझे बताओ सर ये नहीं समझ में आ रहा है, क्या कहना चाह रहे हो आप, बताइए। सर 25 कैसे आया? मैंने बता दिया ना, 5 बराबर। यार तुम यार बेवकूफ हो यार, बिल्कुल 25 कैसे आएगा भाई? 7 बराबर 35 है तो 5 बराबर 25 नहीं होगा क्या? लेकिन पता नहीं, एक ही डाउट पूछता रहेगा ऋतिक। मेरे को आता है फिर इस चीज पे गुस्सा कि 50 बार एक चीज बता देते हैं, फिर भी उसके बाद पता नहीं कहां जू नहीं रेंगती इनके कान पे। नहीं आया क्या? नहीं है, कोई इशू नहीं। ओके, तो कहने का लॉजिक पता क्या है? कहने का लॉजिक ये है कि भाई आपने प्राइस को बढ़ाया, तो प्राइस कितना हो गया? 5 से 6 हो गया, 20% बढ़ा दिया।
तो आपको कुछ नहीं करना, कंजम्पशन का रेशो डायरेक्टली लिख देना है। क्यों? क्योंकि खर्चा कांस्टेंट है। खर्चा कितना है? 100 रुपए का खर्चा है, ये खर्चा दिया हुआ है यहां पर, है ना, तो ये कांस्टेंट है। तो कुछ नहीं करना, पहले प्राइस का रेशो लिखना है, फिर इसका रेशो उल्टा कर देना है, क्योंकि होता है, नियम है, क्योंकि खर्चा कांस्टेंट है। अच्छा, कंजम्पशन में क्या फर्क पड़ रहा है सर? ये 6 से 5 हो गया, एक रेशो की कमी आ गई ना। वो कमी किसके बराबर है? क्वेश्चन में पढ़कर बताओ, वो कमी किसके बराबर है? यहां कंजम्पशन का डिफरेंस दिया है बस, वो कमी 2 किलोग्राम की बराबर है। और कमी होगी ही होगी। क्यों होगी कमी? बताओ। क्योंकि सर प्राइस बढ़ रहा है ना, तो कमी होगी होगी। तो एक रेशो बराबर कितना है? 2 kg है। हाँ सही है। तो यहां कितना आ जाएगा? 12 kg, यानी कि ये पहले का कंजम्पशन है। हम पहले कंजम्पशन ही निकाल सकते हैं, अभी प्राइस नहीं निकाल पाएंगे। और यहां 10 kg है, तो ये तो हो गई पहले की प्राइस, ये पहले का कंजम्पशन, और ये पहले बाद का कंजम्पशन। और अब प्राइस की बात करूं तो 100 रुपए की बात है ना, तो 100/12, तो ये हो जाएगा 8.33 रुपए पर केजी। और यहां 100/10, 10 रुपए पर केजी। तो ये अब का प्राइस है, बात का प्राइस, काम खत्म। आया नहीं आया भाई? मजा आया नहीं आया? कैसे नहीं आएगा? और क्या नहीं आएगा तो फिर क्या मतलब रहेगा भाई पढ़ने का? हाँ, अच्छा लगा ना? चलिए एक क्वेश्चन और देता हूं इस पर। प्राइस 12.5% की कमी हो जाने से, प्राइस में 12.5% की कमी भी हो गई, ठीक है। 1400 रुपए में या 140 रुपए में 5 किलोग्राम अधिक सामान आता है। चारों चीजें बताओ, 4 चीजें निकलेंगी यहां से। इनिशियल कंजम्पशन, फाइनल कंजम्पशन, इनिशियल प्राइस, फाइनल प्राइस, बताओ। सर ये तो आया पर बुरी फ्रैक्शन वाला नहीं। आजा भाई, दिमाग लगा, सब आएगा कहीं। सर अगर प्राइस कांस्टेंट हो तो क्या करेंगे? प्राइस कांस्टेंट होगा तो क्यों करेंगे भाई कुछ? सब बताएंगे, टेंशन ना लो, है ना। अभी जो चल रहा है उस पर ध्यान दो। जैसे ये आ गया 1/8, तो 8 से 9 हो रहा है, प्राइस कम हो गया। अब प्राइस कम हो गया तो कंजम्पशन उल्टा हो जाता है, 9 से 8, सॉरी प्राइस कम हो रहा है ना, तो 8 से 7 हो गया, और कंजम्पशन फिर 7 से 8 हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो एक रेशो की जो बढ़ोतरी हो रही है वो 5 किलोग्राम ज्यादा ला रहे हो ना आप, उसी वजह से हो रही है। यानी कि 35 किलोग्राम पहले कंजम्पशन आ रहा था, और अब 40 किलोग्राम कंजम्पशन आएगा। तो प्राइस कितना था? 140 का एक्सपेंडिचर फिक्स है, तो ये यहां आ रहा है सर 4 रुपए पर केजी, और यहाँ 140/40 करेंगे तो ये हो जाएगा सर 7/2, 3.5 रुपए पर केजी। तो दोनों आ गए, इनिशियल और फाइनल सब आ गए। आया समझ में? नहीं आया कोई बात नहीं, एक बार और देखना। प्राइस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर खत्म हो गया है, नहीं खत्म हुआ तो सिर्फ और सिर्फ इसके अगले कॉन्सेप्ट्स जो इसके बिहाफ पर चलते हैं सक्सेसिव केस में, जिन्हें कल डिस्कस करेंगे हम, है ना। आज के लिए इतना ही। होमवर्क आप नोट कर लीजिएगा, ये सारा आपका होमवर्क है। 70 के बाद जितने भी क्वेश्चन है वो आपके होमवर्क में, आज के जितना हमने पढ़ाया उसी के बिहाफ पर क्वेश्चन है ये सारे, है ना। कमी वृद्धि, कितना कम हो जाएगा, कितना जोड़ा जाए, कितना कम किया जाए, 20%, 25%, उपभोग में क्या होगा, खर्चा कांस्टेंट है, तो ये सब चीजें, ठीक है। 40% की वृद्धि होने पर 280 रुपए में 4 किलोग्राम कम चावल खरीद पाता है। तो कल आते ही सबसे पहले इन क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे, कम या ज्यादा वाले। ओके, ये आज का होमवर्क है। मुझे नहीं पता कि आप करोगे या नहीं करोगे, लेकिन अगर आप करते हो तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं सिस्टमैटिक। काम खत्म, ठीक है।
चलिए, कैसा लगा सेशन बताइएगा जरूर, लोगों को जोड़िए और भी मजा आएगा भाई साहब, बता रहा हूं मैं तुम्हें, ऐसा नहीं पढ़ पाओगे तुम। हाँ, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, अच्छा पढ़ो यार, मैं तो यही कहता हूं, ये बिलीफ होना चाहिए आपको। चलिए, टेक केयर, बाय बाय।